हेलो स्टूडेंट्स, शार्दुल गुड नंबर। आज हम कंसीडर कर रहे हैं एक समानता प्लेट संधारित्र की धारिता। इससे पहले भी हमने एक डेरिवेशन किया हुआ है समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का, लेकिन वो था एयर कैपेसिटर जिसकी प्लेटों के बीच में एयर थी। यहां पर हमारा जो कैपेसिटर होगा वो पार्शियली फील्ड होगा, उसके प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम भरा होगा आंशिक रूप से पार्शियली। पार्शियली का मतलब थोड़े हिस्से में तो माध्यम भरा होगा और बाकी के हिस्से में एयर होगी। तो फिगर देखो हम आप रिप्रेजेंट की हुई है। हमने दो प्लेट्स बना रखी है, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। ये दोनों की दोनों प्लेटें आवेशित प्लेटें हैं जिन पर आवेश है, पहली प्लेट पर आवेश है प्लस का क्यू, दूसरी प्लेट पर आवेश है माइनस का क्यू। प्लेटों के बीच में हमने कोई परावैद्युत माध्यम लिया हुआ है टी मोटाई का, और जो परावैद्युत माध्यम है उसका एक करेक्टर होता है जिसका हम बोलते हैं परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो हमने के वैल्यू का लिया हुआ है, उसका मान है के। द थिकनेस ऑफ दिस मीडियम इज स्मॉल टी। हमारा जो कैपेसिटर है उसके प्लेटों के बीच की दूरी हमने स्मॉल डी ली हुई है। डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। पहले सभी बातों को यहां पर हम लिख लेते हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस और द कैपेसिटर प्लेट्स। जो कैपेसिटर है उसकी जो प्लेट्स है उन पर आवेश। ए प्लेट एरिया, किसी एक प्लेट का क्षेत्रफल। न्यूमेरिकल में भी ये सब कुछ दिया होता है। स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, प्लेटों के बीच की दूरी। के परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक वैल्यू जिसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सब कुछ हमें दिया हुआ है। अब कैसे कैपेसिटेंस उसकी धारणा के लिए हमें डेरिवेशन करना है। तो एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा ये माध्यम नहीं होता प्लेटों के बीच में तो और जो कैपेसिटर होगा वो एयर कैपेसिटर होता, और प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता, प्लेटें हमारी आवेशित है तो आवेशित प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होता। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पावर होती वो थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये माध्यम नहीं होता तो वी हैव टू राइट, यदि प्लेटों के बीच माध्यम नहीं होता, हम कंडीशन लेके चल रहे हैं, माध्यम नहीं होता, अभी तो है लेकिन अगर नहीं होता तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कॉमन फॉर्मूला है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होता है। हमेशा वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धन प्लेट से लेकर ऋण प्लेट की ओर होती है। होता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू का, जहां सिग्मा
आवेश घटक, प्लेट आवेश घटक या क्षेत्रफल आवेश घटक बेस क्यू अपॉन ए, चार्ज ऑफ द यूनिट एरिया, ये तो सिग्मा होगा। लेकिन ये जो हमने बातों पर रख दिया, तो बातों की प्रेजेंस से क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मीडियम। तो शायद हमने आपको एक बात बताई होगी, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ हुआ करते हैं, जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं, जब उनको आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, दैट दे इफेक्टेड बाय द फील्ड, वो फील्ड के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो अणु होते हैं, वो पोलराइज्ड हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। ध्रुवित होने का मतलब यह है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाएंगे, तज जाते हैं। वैसे आपको पता है हर एक पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार माने जाते हैं। उनका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट माना जाता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल ध्रुवित हो जाएगा, उसकी जो शेप होगी, उसकी जो डिजाइन होगी, वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, वो थोड़ी फ्लैट हो जाएगी, चपटी हो जाएगी। ये होगा ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से। वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, आपको थोड़ा सा हम डिटेल में लेके चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, जैसे आप वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे, मॉलिक्यूल्स का जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा सा शिफ्ट होगा। पॉजिटिव चार्ज एलोंग टू द डायरेक्ट ऑफ द फील्ड, क्षेत्र की दिशा में, और वहां जो नेगेटिव चार्ज होगा वो अपोजिट टू द फील्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अगर हमारा यू लेके चले, ये हमारा तो है अध्रुवित अणु, स्फेरिकल है, जिसका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट है। लेकिन जैसे हम उसको किसी फील्ड में रखते हैं, एलोंग टू द फील्ड, किसी क्षेत्र में रखते हैं, तो क्षेत्र में रखेंगे, ऐसे इस अणु की जो साइज शेप होगी वो फ्लैट हो जाएगा। इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट शिफ्ट हो जाएगी। एक्चुअल फील्ड क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक ऐसा फोर्स लगाता है जो पॉजिटिव चार्ज को अपने अलोंग ले जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपने अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन चूंकि हमारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज टाइटली बाउंड है, इसलिए मूव नहीं कर पाएंगे, उनमें थोड़ा सा गैप बन जाएगा। तो मॉलिक्यूल हमारा स्फेरिकल न रह करके थोड़ा सा चपटा हो जाता है। तो इस वाले मॉलिक्यूल को बोलते हैं पोलराइज्ड, ध्रुवित अणु। यह है अनपोलराइज्ड, यह है अध्रुवित, अध्रुवित अणु। ये अणु हो गया हमारा ध्रुवित। तो इस पदार्थ के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सबके सब हो गए पोलराइज्ड, इस तरह के हो गए। हर एक अणु हो गया चपटा। इस सबके पॉजिटिव चार्ज को फील्ड की डायरेक्शन में, हमारा फील्ड पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होगा। फील्ड कितनी पावर का होगा, हमारा जो एक्सटर्नल फील्ड होगा इसकी पावर होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन होगी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर। तो हर एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज फील्ड की दिशा में शिफ्ट होगा, हर एक अणु का, और हर एक अणु का नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह की डिजाइन हो जाएगी, इस तरह की शेप हो जाएगी हर एक मॉलिक्यूल की। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, हमारा जो ये फेस है परावैद्युत पदार्थ की, जो ये पट्टी है, ये जो फेस है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। और ये वाला जो फेस है, ये फेस इस पॉजिटिव लेयर की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से धनावेशित हो जाता है। तो इस वाले पृष्ठ पर प्लस का चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्लस का क्यू डैश। इस पर नेगेटिव का चार्ज डेवलप हो जाएगा, माइनस का क्यू डैश।
ये जो क्यू डैश आवेश होते हैं माइनस का क्यू डैश प्लस के क्यू डैश, इनको नाम देते हैं प्रेरित आवेश, इंड्यूस्ड चार्जेस। जो माइनस का क्यू डैश होगा वो प्लस प्लेट क्यू होगा, जो प्लस का क्यू डैश होगा वो माइनस प्लेट क्यू होगा, लेकिन वैल्यू भी स्मॉलर होगी। इस क्यू डैश का मान स्मॉलर देन होगा क्यू, हियर क्यू डैश इज स्मॉलर देन क्यू। अब हमारी परावैद्युत पट्टी के दोनों फेस, दोनों पृष्ठ, बाहरी फेस आवेशित हो गए, चार्ज हो गए, और फेसों के आवेशित हो जाने से इनसाइड द स्लैब, उस पट्टी के भीतर भी एक फील्ड डेवलप हो जाता है, अपने आप उत्पन्न हो जाता है, जो पोलराइजेशन की क्रिया की वजह से हुआ। तो इसलिए हम उस फील्ड को नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। उसको कहते हैं ध्रुवण का वैद्युत क्षेत्र। किधर से किधर को होगा? पॉजिटिव पृष्ठ से नेगेटिव पृष्ठ की ओर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके भीतर, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव फेस से नेगेटिव फेस की ओर होगी। दिस फील्ड इज ईबी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। यहां पे जो ईबी होगा हमारा एक्सटर्नल फील्ड, हमारे जो प्लेटों का फील्ड है, कैपेसिटर का जो कैपेसिटर की प्लेटों का जो फील्ड है कैपिटल ई, उससे स्मॉलर वैल्यू का होगा। ईपी इज स्मॉलर देन कैपिटल ई। तो इस सब बातों को ध्यान रखते हुए कैपिटल ई क्या है, ईपी क्या है, उस परावैद्युत पट्टी के भीतर, परावैद्युत माध्यम के भीतर हमारा नेट फील्ड कितना होगा अभी हम निकालेंगे। इस सब को ध्यान रखते हुए हम कैपेसिटेंस के लिए डेरिवेशन करेंगे। अब इस सब को यहां पर रेफ कर लेते हैं। तो व्हाट इज द ई हियर? तो ई होगा हमारा, इट इज द एक्सटर्नल फील्ड। ये वो वैद्युत क्षेत्र है जो कैपेसिटर की आवेशित प्लेटों के कारण उत्पन्न हुआ है, कैपिटल ई। सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू का। ईपी क्या है हियर? ईपी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field inside the slab due to polarization, due to polarization of molecules. ओके, अणुओं के ध्रुवण की वजह से उत्पन्न क्षेत्र, डायरेक्शन होगी रिवर्स। अब देखो हम अगर स्लैब के भीतर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को देखें इस साइड ऑफ स्लैब, तो देखो स्लैब में दो फील्ड हो गई। हमारा एक फील्ड होगा एक्सटर्नल फील्ड प्लेटों का, जो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर है। दूसरा फील्ड इसका पोलराइजेशन का होगा, जो पॉजिटिव फेस से, इसे पॉजिटिव फेस कहेंगे, पॉजिटिव फेस से नेगेटिव फेस की ओर है। लेकिन जो पोलराइजेशन का फील्ड होगा स्मॉलर वैल्यू का होगा, उसकी डायरेक्शन होगी इस साइड से इस साइड की ओर, और हमारा प्लेटों का जो फील्ड है वो इधर से इधर को है। तो स्लैब के अंदर जो नेट फील्ड होगा वो कितनी वैल्यू का होगा? देयरफॉर नेट फील्ड इनसाइड द स्लैब कितनी वैल्यू का होगा? उसकी वैल्यू है ई माइनस ईबी। हमारा जो प्लेटों का एक्सटर्नल फील्ड है, प्लेटों का जो वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में से पोलराइजेशन फील्ड को माइनस कर दे, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फील्ड होगा ई माइनस ईबी स्लैब के भीतर। मतलब फाइनली एक बात समझ में आती है कि स्लैब के भीतर जो इलेक्ट्रिक पावर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पावर होगी, वो थोड़ी घट जाएगी। ईयर में इलेक्ट्रिक फील्ड पावर सबसे ज्यादा होगी, स्लैब के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड पावर थोड़ी कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड पावर कम हो जाने से कैपेसिटर की दोनों प्लेटों पर जो विभवांतर होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो इफेक्टिवली प्रभावी रूप से थोड़ा कम हो जाएगा। कि जब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र अधिक वैल्यू का होता है तो विभवांतर भी ज्यादा होता है, और प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता कम हो जाए, तीव्रता कम हो जाए, तो प्लेटों का विभवांतर का मान भी तो रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऐसे बस एक बात समझ में आती है
कि हमारा जो परावैद्युत माध्यम होता है इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड पावर कम हो जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पावर कम हो जाने से ये कम वैल्यू का जो फील्ड होगा वो प्लेटों के पोटेंशियल को कम कर देता है। तो कैपेसिटर की प्लेट जो होती है उनका जो विभवांतर होता है, उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पहले के कंपैरिजन में एयर कैपेसिटर के कंपैरिजन में वो विभवांतर कम होता है, इस कंडीशन में कम होगा। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। प्लेटों के बीच हमारा प्रभावी विभवांतर कितना होगा इसको हमें कैलकुलेट करना है। उससे पहले एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि स्लैब के भीतर हमारा जो नेट फील्ड है वो कैपिटल ई माइनस ईपी वैल्यू का है, और यही नेट फील्ड जिसको हम ई डैश लिख ले और यही ई डैश होगा वो ई अपॉन के बराबर होता है, एयर के फील्ड का वन अपॉन के टाइम्स। ये बात हमने पहले कभी बताई होगी। हम दो आवेशों को किसी माध्यम में लेके चले तो आवेशों के कारण जो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या आवेशों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो उस माध्यम में रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है और घट करके बराबर के टाइप से ले जाता है। तो फील्ड हमेशा जो होगा, फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी, फील्ड की जो पावर होगी वो किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब में घट करके बराबर के टाइप से ले जाएगी। किसकी बराबर के टाइप्स होगी? वो बराबर के टाइप्स होगी ऑफ द फील्ड इन द एयर, या कोई निर्वाती जो और वैद्युत क्षेत्र होता है उसका बराबर के टाइप्स। हम यहाँ पे निर्वात के प्लेस और एयर भी लिख सकते हैं। तो एयर में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैपिटल ई वैल्यू का है, यहाँ पर प्लेट के बीच जो फील्ड रहेगा वो ई अपॉन के, ये नेट फील्ड रह गया। अब हम निकालेंगे इफेक्टिव पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स। इस सबको हम रफ कर देते हैं पहले। Therefore, net potential, effective potential across the plates या between the plates, that is V equal to, अब देखो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है। हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिपेंड करता है फील्ड की पावर पर। अगर फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म फील्ड में किसी भी दो पॉइंट से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू होगा पावर ऑफ द फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। जो भी हम फील्ड पावर लेके चलेंगे वो फील्ड पावर और लिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी का मल्टीप्लीकेशन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। बेसिक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू E इंटू T। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पावर एंड D इज द सेपरेशन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कंसीडर्ड पॉइंट। वैद्युत क्षेत्र में हम जो भी दो बिंदु लेके चलते हैं उनके बीच का डिस्टेंस। लेकिन उस कंडीशन होता है जो हमारा फील्ड यूनिफॉर्म वैल्यू का, समान वैल्यू का है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म है तो उसे डिफरेंशिएट फॉर्म में लेके चलते हैं। यहां पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लेटों के बीच में वो यूनिफॉर्म होगा। बस एक अलग बात है कि एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ अलग होगी और इनसाइड द स्लैब्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ अलग होगी। इट इज द सेकंड मैटर। तो कैसे निकालेंगे? तो इफेक्टिव पोटेंशियल यहाँ पर जो कि दो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो अलग अलग वैल्यूज के हैं। तो पहले हम लेके चलेंगे फील्ड पावर इन द एयर, जिसे कैपिटल ई लिखा हुआ है, इनटू सेपरेशन या इनटू द स्पेस ऑफ द एयर, जितने हिस्से में एयर है, क्योंकि हमने एयर की फील्ड पावर को लिया हुआ है तो एयर में हमारा जितना स्पेस होगा उस स्पेस का तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखो एयर में कितना गैप, कितना स्पेस होगा, ये हमारा डी, प्लेटों के बीच की दूरी डी है, इसके बाद की मोटाई हमने टी ली हुई है, तो यहाँ पर इस हिस्से में एयर है, इस हिस्से में एयर है, तो एयर का जो हिस्सा बचता हुआ है डी माइनस टी, डी में से टी को माइनस कर दे तो ये दोनों में मिलाकर के जो एयर है दैट इज इन द स्पेस डी माइनस टी प्लस, फिर हम
यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंसेस की वजह से देखेंगे तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E अपॉन K वैल्यू का इनटू यहाँ पर जो इसका स्पेस है वो है T होगा। तो सब निकालेंगे इफेक्टिव पोटेंशियल V और V इक्वल टू आप E कॉमन ले लें, यहाँ रह जाएगा D बाई टी इनसाइड द ब्रैकेट प्लस T अपॉन K और V E की वैल्यू पुट करें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में बचेगा D बाई टी प्लस T अपॉन K। ये आ गया प्लेटो के बीच में प्रभावी विभाजक। अब कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में अगर विभाजक मालूम है, उसकी प्लेटों पर आवेश मालूम है, तो उसकी धारिता का कॉमन फॉर्मूला होगा C इक्वल टू Q अपॉन V। नाउ इस संधारित्र की धारिता C इक्वल टू कॉमन फॉर्मूला Q अपॉन V, इससे कैलकुलेट करें जब C इक्वल टू Q के प्लस का Q ही जाने देंगे। V हो गया प्रभावी विभाजक जो ऊपर निकल के आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर है D माइनस T एक ब्रैकेट में प्लस T अपॉन K। यही तो हमारा इफेक्टिव पोटेंशियल है। एप्सिलॉन नॉट हमारा ऊपर जाएगा Q के साथ में, तो C कटेगा Q इनटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा के प्लेस में वैल्यू पुट करें सिग्मा इक्वल टू द Q अपॉन A, Q अपॉन A इनसाइड द ब्रैकेट क्या है D माइनस T प्लस T अपॉन K। इसको देखो और सिंप्लीफाई करेंगे तो Q से Q कैंसिल, हमारे में A का टर्म है ये 2 पर चला जाएगा, तो देयरफॉर C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन में क्या आएगा अपॉन में D माइनस T प्लस T अपॉन K। इसे बॉक्स लगा लेते, ये हमारा वो फार्मूला आ गया जो हमें चाहिए था। दिस इट इज द कैपेसिटेंस, उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है जिसके प्लेटों के बीच में कोई माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ है, पार्शियली फिल्ड है। डेरिवेशन अपने आप में ठीक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें फार्मूला, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें ज्यादा आवश्यकता है इसको समझने की। तो क्या फार्मूला एक बार रिपीट कर लेते हैं। C इक्वल टू है एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन में D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये तो देखो फार्मूला उस कंडीशन में जब प्लेटों के बीच में हमने एक सिंगल मीडिया लिया, अकेला माध्यम दिया, उस कंडीशन में चार्ज की बात है। आपसे कोई कहे कि प्लेटों के बीच में 2 माध्यम भरे हुए हैं, परावैद्युत माध्यम भरे हुए हैं, ऐसे परावैद्युत माध्यम है जिनकी मोटाई T1 और T2 है, जिनके परावैद्युत K1 और K2 है, पार्शियली फिल्ड है। पता पार्शियली का मतलब कुछ इस तरह से भरे हुए हैं कि थोड़े बहुत हिस्से में हमारी एयर भी है। उस कंडीशन में प्रभावी, उस कंडीशन में आपसे ये पूछा जाए कि धारिता बताइए कैपेसिटर की, तो C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन में होगा D माइनस D तो होगा प्लेटों के बीच की दूरी। अब T के प्लेस में अकेला सेगमेंट T नहीं आएगा, 2 माध्यम है, एक की मोटाई T1 है, दूसरे की मोटाई T2 है, तो यहां पर D माइनस ब्रैकेट होगा T1 प्लस T2 और प्लस करके होगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। तो ये उस कंडीशन में फार्मूला होगा जो हम 2 माध्यम लेके चलेंगे। ऐसे ही 2 से ज्यादा माध्यम लेके चले, बहुत सारे माध्यम लेके चले, बहुत सारे परावैद्युत पट्टियां ले लें जिनके परावैद्युता K1 K2 K3 इस तरह के हो, उनकी मोटाई T1 T2 T3 इस तरह से हो, और फिर उसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखिएगा, उसकी धारिता का फॉर्मूला लिखिए। तब क्या लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट, यहां से रफ कर देते हैं, तो वो कंडीशन लिख देते हैं पहले, इस फॉर्मूले को यहीं पर छोड़ देते हैं।
ये थे प्लेटों के बीच। एक से अधिक परावैद्युत माध्यम, सब चीज जानने की आवश्यकता है। परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरे हो, पार्शियली फिल्ड हो। अगर फुली फिल्ड हो गए तो हमारे पास शेष दूरी नहीं बचेगी, तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। आंशिक रूप से भरे हो तब C स्क्वायर होगा एप्सिलॉन नॉट इनटू A, हरे का प्लेट एरिया तो A होगा, कैपेसिटर प्लेट एरिया A होगा, अपॉन नीचे होगा B माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश डैश डैश, प्लस करके हो जाएगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड सो। कुछ ऐसे का फॉर्मूला हो सकता है। ये उस कंडीशन होगा जब एक से ज्यादा माध्यम भरे हैं प्लेटों के बीच में। एक हमारी कंडीशन ये हो गई। एक सेकंड कंडीशन आपसे मैं जो कहे कि प्लेटों के बीच में माध्यम तो एक ही है, ओनली सिंगल मीडियम, एक ही परावैद्युत माध्यम है, लेकिन वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड है। मतलब इसी माध्यम को पूरा पूरा भर दे तो व्हाट विल हैपन। एक सेकंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, यदि लिया गया माध्यम, लिया गया परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से भरा हो, देखो अगर वो पूर्ण रूप से भरा होगा तो हमारी जो इसकी मोटाई है, माध्यम की जो मोटाई है वो D के बराबर हो जाएगी। तब हमारा जो T होगा T कॉमन सी बात है। जो परावैद्युत माध्यम अगर पूरा पूरा भरा हुआ है तो परावैद्युत माध्यम की जो हमने मोटाई लेके चलते, जो थिकनेस लेके चलते हैं T, वो प्लेटों के बीच की दूरी की तो बराबर होगी कंप्लीटली फिल्ड होने पर, तो T इक्वल टू होगा D। तो पहले वाले फॉर्मूले में C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन जैसे लिख दो D माइनस T, तो T की प्लेस पर D आ जाएगा, प्लस फिर लिखते थे हम T अपॉन K, तो यहां हो जाएगा D अपॉन K। दो जगह T आया है, एक तो यहाँ पर T आया था D माइनस T में, और एक आया था T अपॉन K में, तो दोनों जगह T के प्लेस पर D लिख लिया। ये D माइनस D तो कैसे, फ्रॉम हियर C इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D अपॉन K। हमारा K ऊपर चला जाएगा, तो therefore C इक्वल टू K इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D। ये होगी कैपेसिटेंस। आपको याद है कैपेसिटेंस, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एयर जो कैपेसिटर होता है, एयर कैपेसिटर की जो धारिता होती है उसके फॉर्मूले से थोड़ा बहुत सिमिलर है। अगर देखो पारस्परिक धारिता लेके चलते हैं, उसकी धारिता का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D। इस कैपेसिटर की धारिता क्या हो गई, C इक्वल टू है K इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D। बस इसमें K का मल्टीप्लिकेशन और हो गया। तो ऐसे एक बात समझ में आती है कि जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम भरते हैं और पूर्ण रूप से भरते हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है, उसकी जो धारिता होती है, वो बढ़ करके K गुनी हो जाती है। तो ऐसे परावैद्युत माध्यम का हमारा यूज समझ में आ गया, एक अनुप्रयोग समझ में आ गया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक माध्यम का उपयोग ये होता है कि इट इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, जो संधारित्र होते हैं उनकी धारिता को बढ़ाता है। तो किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को अगर हमें बढ़ाना है तो उसके प्लेटों के बीच में माध्यम भरना होगा।
और जितने ज्यादा स्पेस तक माध्यम बढ़ते जाएगा उसकी कैपेसिटेंस उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो हमारा डेरिवेशन था